गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास भी रिवीजन बेस्ड है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही रिवीजन है। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर्स की बात करी थी और रिएक्शंस की बात करी थी। आज की क्लास में रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगेन पी ब्लॉक के जितने भी ग्रुप्स हमारे कोर्स में हैं 15, 16, 17 एंड 18, उन सब पे बेस्ड जितने भी रीजनिंग, जिन्हें हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी कहते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करे गए हैं। एंड एज यू नो कि आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चंस अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। जो नोट्स कॉपी आपने बना रखी होगी उसी में ही आपको वो लिखना है। अब रीजनिंग के क्वेश्चंस क्लास 11th में भी हमने खूब ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और एग्ज़ाम में अटेम्प्ट भी किए हैं, ठीक है। और रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ एक फैक्टर ये है कि आप जितने भी सॉल्व करो उतने कम है, ठीक है। तो फिर ये लगे कि मैम पता नहीं फिर कहाँ से क्या पूछ लेंगे, तो हम कैसे बताएंगे आंसर, हम कितने पढ़ें। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं और ये देखते जाएं कि मोस्टली वो रीजनिंग के क्वेश्चन किन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, तो वो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ ही दिखेंगी। जैसे यहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट कर रखा है। जैसे बहुत सारे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी पे बेस्ड होते हैं। ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी। हमें पता है कि जैसे जैसे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी कम होती जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो अगर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी कम है, मतलब आपको ये भी नहीं करना है, सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया गया कि ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो रिएक्टिविटी का मतलब हम बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी की बात करेंगे, ठीक है। तो एक जो फैक्टर है वो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है। या ये कहें कि जब हम आंसर लिखते हैं और उसमें जो कीवर्ड आते हैं कि किसकी वजह से हो रहा है, मेन रीज़न क्या है, कीवर्ड क्या है, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहीं पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं पे कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, PH3 का कम है, फॉस्फीन का कम है। बॉइलिंग पॉइंट सेम ग्रुप के मेंबर हैं, हाइड्राइड बना रहे हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं? यानी कि जो NH3 के अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होंगे, जिनको हम कहते हैं इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शंस, वो अमोनिया में ज़्यादा होंगे। अगर ज़्यादा हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट देर से आएगा, बॉइलिंग पॉइंट देर से आएगा, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बहुत सी ऐसी जगह पे, जैसे H2O इज़ अ लिक्विड बट H2S इज़ अ गैस। क्यों? क्योंकि H2O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत अच्छे से बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से H2O एक लिक्विड हो जाता है, लेकिन H2S जो है वो एक गैस हो जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बेस्ड हैं। इसी तरह से बॉन्ड लेंथ पे, जिसको रिएक्टिविटी से भी हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें HF और HI, इन दोनों में कहा जाए कौन ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो HI ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि H और I में जो है वो एटम के साइज़ में डिफरेंस होने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली HF के, ठीक है। सेम ग्रुप के हेलोजन एसिड्स हैं बट रिएक्टिविटी अलग अलग आ रही है। इसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने से क्या होगा, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी की जो हमने बात करी थी वो घट जाएगी, और अगर घट जाएगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स में हमें मिलेगा, या हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ आंसर रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे तो बेस्ड हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता देते हैं वो क्वेश्चन क्या है कि HClO4 की अगर हम बात करें तो HCl इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HClO3 कह दें या HClO कह दें। इस बार भी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे क्या है कि Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखनी है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है रीज़न, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी एक रीज़न है। जैसे इनर्ट गैसेस में बात करें तो हीलियम कंपाउंड नहीं बनाता, लेकिन जिनॉन के कंपाउंड्स बनते हैं, आपने पढ़े हैं। क्यों? अगेन IP इज़ द रीज़न। हम जिनॉन की बात करेंगे तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं साइज बढ़ता है, IP डिक्रीज करेगी, और IP अगर डिक्रीज कर रही है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। जो इस तरह के क्वेश्चंस में होता है कि ऑक्सीजन इज़ अ गैस,
जो ग्रुप 16 हमने पढ़ा है वो पहला मेंबर है वो तो ऑक्सीजन, वो गैस होता है, लेकिन ऑक्सीजन के नीचे जब सल्फ़र आता है और जब हम सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र को हम बोलते हैं वो सॉलिड है। तो ऐसा क्यों है? तो वहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग की बात हो जाती है कि इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ये कुछ मैंने लिस्ट कर दिए हैं यहाँ पे, और बाकी आप अपने आप सॉल्व करके देखिएगा कि क्या रीज़न निकल के आ रहा है, आप उसको ध्यान रखिएगा। हम जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, और जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब किसी न किसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं। मैं भी आपको बोर्ड के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, क्वेश्चन पेपर्स हैं मेरे पास, उसमें मैं आई शो यू कि कौन कौन से क्वेश्चंस अभी इस साल ही आपसे पूछे गए, आपसे नहीं पूछे गए मतलब आपके प्रीवियस बैच से पूछे गए। तो अब देखिए ये पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, और बेसिकली ये 4 क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं चारों। अब किसी भी चेंज फॉर्म में हो सकते हैं ये, लेकिन आंसर एक ही निकलेगा अगर आप कंसेप्ट को समझ लेंगे। जैसे पहला है F2 इज़ मोर रिएक्टिव देन ClF3 वेयर एज ClF3 इज़ मोर रिएक्टिव देन Cl2। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। F2 की अगर हम बात करते हैं, Cl2 की बात करते हैं, तो ये हेलोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं। डायहेलोजन मतलब हेलोजन आटम अपने ही दूसरे हेलोजन आटम के साथ कंबाइन किया है, तो जो बॉन्ड बनेगी वो एक प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आएगा, या मॉलिक्यूल जो होगा वो होगा नॉन पोलर। तो अगर हम F2 की बात कर रहे हैं तो F2 जो है वो एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन ये ClF3 की जो बात करेंगे तो ये एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है, दो हेलोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है, तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है। और इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर होते हैं, और आपको पता है कि जब पोलर हो जाता है मॉलिक्यूल, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है, बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है, तो वो आसानी से टूट जाता है, बॉन्ड डिस्ट्रेशन एंथैल्पी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अभी यहाँ पे अगर बात करें, और एक चीज़ याद रखिएगा कि हेलोजेंस की जब हम बात करते हैं तो हेलोजेंस में एक पूरी की पूरी प्योर कोवलेंट बॉन्ड बन रही है, नॉन पोलर कंपाउंड है हमारा, तो हमेशा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, किससे? हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड से। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हमेशा ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन से ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ तो लग रहा है F2 इज़ मोर रिएक्टिव देन इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो F2 के साथ थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। जो F2 कंपाउंड है वो इस तरह से बनता है, F और F के बीच में बॉन्ड बन रही है, राइट। साइज बहुत छोटा होता है F का, d ऑर्बिटल नहीं होती है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आ जाते हैं। इंटर इलेक्ट्रॉनिक, ये F यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं लोन पेयर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं लोन पेयर। ठीक है, आपको पता है जब हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की बात करते हैं तो लोन पेयर के जो रिपल्शंस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम रिपल्शंस होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगी। तो जब हम F2 की बात करते हैं तो F2 की रिएक्टिविटी इंटर हेलोजन कंपाउंड से कम होती है, और उसका रीज़न आप क्या लिखेंगे? बिकॉज F2 इज स्मॉल इन साइज, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, F2 जो है वो अनस्टेबल हो रहा है, उसकी बॉन्ड डिस्ट्रेशन एंथैल्पी कम है और उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो हैं वो हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बाकी सारे हेलोजन से। अगर हम बात करें, जैसे यहाँ Cl2 लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा हमेशा वो रिएक्टिव होंगे। यही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, इंटर हेलोजन कंपाउंड दिया है ICl और बोला है मोर रिएक्टिव देन I2, तो आप क्या लिखेंगे? ICl क्या है? ICl हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो एक पोलर बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। और या इसको ऐसे याद रखिए कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो हैं उनमें बॉन्ड पोलर होती है और उनकी रिएक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होती है। जब हम ये प्योर वाले I2 Br2 या Cl2 की बात करते हैं, हमेशा ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हेयर द बॉन्ड इज पोलर, हेयर द बॉन्ड इज नॉन पोलर, बॉन्ड में पोलैरिटी की वजह से दिस विल बी मोर रिएक्टिव, या इंटर हेलोजन कंपाउंड विल बी मोर रिएक्टिव देन डाई हेलोजन, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब ये चीज़ आ रही है जो भी हम ऊपर बात कर रहे थे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। जब हम बॉन्ड डिस्ट्रेशन एनर्जी की बात करें या रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो वो ऑर्डर क्या आता है हेलोजेंस में। यहाँ बॉन्ड डिस्ट्रेशन एंथैल्पी के टर्म में लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिस्ट्रेशन एनर्जी जो है, सबसे ज़्यादा यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी वो Cl2 में होगी। ठीक है, उसके बाद Br2 है, F2 देखिए यहाँ आ रहा है, यानी कि F2 की जो बॉन्ड डिस्ट्रेशन एंथैल्पी है इन दोनों के कंपैरेटिवली बहुत कम है। वैसे हेलोजन सबसे ऊपर आता है, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, लेकिन F2 की पोजीशन ये आ रही है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आइदर ये अरेंज करने के फॉर्म में आ जाता है या फिर सिर्फ आपसे पूछ लेंगे कि हेलोजेंस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिस्ट्रेशन एंथैल्पी किसकी होती है, तो वो F2 की नहीं होती है। F2 में तो साइज छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ जाते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में या लोन पेयर्स में, जिसकी वजह से जो FF बॉन्ड है वो वीकर हो जाती है। ठीक है, तो Cl2 की बॉन्ड डिस्ट्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है।
और वही चीज़ यहाँ पे भी थी कि F2 की इतनी कम होती है कि वो इंटर हैलोजन से भी कम हो जाती है और उसकी रिएक्टिविटी इसी वजह से बढ़ जाती है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ये आ रहा है Cl2 Br2 F2 I2। और इसी को अगर रिएक्टिविटी के टर्म में पूछा जाए, ये भी आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है, अगर रिएक्टिविटी के टर्म में पूछ लिया जाए तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो लीस्ट रिएक्टिविटी किसकी आएगी, Cl2 की आएगी, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी हाईएस्ट है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है कि लोअर वैल्यू ऑफ F2 इज ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द FF बॉन्ड बिकम वीकर एंड यहाँ से बॉन्ड टूटेगी और F2 की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब यही चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ इस फॉर्म में दे रखा है, इंटर हेलोजन आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। तो घुमा फिरा के आप देखिए तो वही चीज़ दे दी गई है। क्यों होते हैं तो आपको यही बताना है कि इंटर हेलोजन्स जो होते हैं उनमें बॉन्ड जो होती है वो पोलर बॉन्ड होती है, और पोलर बॉन्ड जो होती है वो थोड़ी सी वीकर होती है, टूट जाती है आसानी से कंपैरेटिवली किससे, जब हम हेलोजन्स में बात करते हैं जहाँ पे एक प्योर कोवलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड बन के आती है। तो दे आर मोर रिएक्टिव बिकॉज दे हैव अ पोलर बॉन्ड, और हेलोजन्स में क्या होगी, नॉन पोलर बॉन्ड होगी, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो सारे जितने क्वेश्चंस इस पे बेस्ड थे वो मैंने एक साथ लिख दिए हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और चाहे तो इसको आप कॉपी में लिख भी लीजिएगा। अब हम बात कर रहे थे एक बॉन्डिंग की, पी पाई बॉन्डिंग। उस पर बेस एक क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में मिल जाता है, जैसे यहाँ एक लिखा हुआ है N2 इज़ डायाटॉमिक वाइल P4 इज़ टेट्राटॉमिक, या फिर इसी को चेंज करके लिख दें कि N2 इज़ अ गैस, नाइट्रोजन एक गैस होती है लेकिन फॉस्फोरस सॉलिड होता है। और ये ग्रुप 16 पे भी एप्लीकेबल है कि अगर O2 के टर्म में भी ये पूछा जा सकता है कि O2 इज़ अ गैस, बहुत आता है ये क्वेश्चन बोर्ड में बेटा, कि ऑक्सीजन इज़ अ गैस और जो सल्फर आएगा जो एसेट मॉलिक्यूल बनाता है इज सॉलिड। क्या रीज़न है? तो बेसिकली जो पहला मेंबर होता है ग्रुप का, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से एक बॉन्डिंग की हमने बात करी थी क्लास 11th में भी, पी पाई बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग जो है वो फर्स्ट मेंबर में पॉसिबल है। साइज छोटा होता है, ये ऑर्बिटल्स पी यानी अगर O2 का मॉलिक्यूल बन रहा है तो एक ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल और दूसरे ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल, ठीक है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है लेटरल ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो लेटरली ओवरलैप करेंगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करेंगे तो दूसरा मेंबर जो आएगा वो नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आता है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है। तो इस केस में क्या होगा, जब हम नीचे की तरफ पहुंचेंगे साइज बड़ा हो जाएगा। लेटरल ओवरलैपिंग जो इस तरह से होती है, ये लेटरल ओवरलैपिंग की बात करते हैं हम, पी ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग, कि जब एटम का साइज बड़ा हो जाएगा तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है, यानी कि पी पाई बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल जिसकी एटॉमिसिटी 4 होती है और सल्फर का मॉलिक्यूल जो एसएच मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, इनमें सिंगल बॉन्ड बनेगी, ऑक्सीजन की तरह डबल बॉन्ड नहीं बनेगी। और डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो इसमें तो ऑक्सीजन में तो पाई बॉन्ड बन रही है, लेकिन अगर सल्फर का मॉलिक्यूल बनेगा, सल्फर का मॉलिक्यूल हमने बनाया था, ठीक है, पकर्ड स्ट्रक्चर होता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें सारी सिंगल बॉन्ड बन के आती हैं, तो वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है लेटरल ओवरलैपिंग से, वो पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, ठीक है ना। तो जब N2 इज अ गैस वाइल P4 इज अ सॉलिड का हमें आंसर लिखना है तो हमें एक तो कीवर्ड यही लिखना पड़ेगा कि N इज स्मॉल इन साइज या O इज स्मॉल इन साइज, पी पाई बॉन्डिंग इज पॉसिबल। उसके बाद गैस और सॉलिड में क्या होता है, गैस में जो होते हैं इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस की जो हम बात करते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, वो गैसेस में कम होते हैं। तो N2 में जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, दे विल बी वेरी लो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक जाइंट स्ट्रक्चर बन के आएगा, चाहे वो फॉस्फोरस का हो, उसमें 4 एटम लगे हैं, सल्फर में 8 लगे हुए हैं, जाइंट स्ट्रक्चर होगा, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो बहुत हाई होंगे इनके कंपैरेटिवली, इसलिए स्टेट भी चेंज हो जाएगी, फॉस्फोरस सॉलिड आएगा और नाइट्रोजन गैस आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर में आपको 2 कीवर्ड लिखने हैं। पहला, आपको पी पाई बॉन्डिंग की बात करनी है, और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। किस में कम होते हैं, तो गैसेस में कम होते हैं। तो जितनी भी गैसेस बनेंगी इसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, और फॉस्फोरस जो है सॉलिड होने की वजह से इसमें इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये 2 बातें ज़रूर लिखनी है अपने आंसर में, ठीक है।
अब कुछ और क्वेश्चंस का या ये कहें सिमिलर क्वेश्चंस की ग्रुपिंग कर रखी है। जैसे क्वेश्चन है वाई वाइट फॉस्फोरस इज़ मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस, और इसी क्वेश्चन का देखिए लैंग्वेज चेंज किया है, आंसर दोनों का सेम निकलेगा, ठीक है, ये भी सिमिलर ही है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। अब क्या डिफरेंस होता है, देखिए जब हम वाइट फॉस्फोरस की बात करते हैं तो वाइट फॉस्फोरस सिंगल यूनिट्स बनाता है, जिसको डिस्क्रीट यूनिट भी कहते हैं, डिस्क्रीट यूनिट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल सा स्ट्रक्चर होता है, और जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है इसका, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है। बेसिकली ये 4 फॉस्फोरस आ जाएंगे, ये कनेक्टेड रहेंगे और 3-3 बॉन्ड बनाएंगे, और ये लोन पेयर आ जाता है, और ये बॉन्ड एंगल हम दिखाते हैं 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल। तो जो वाइट फॉस्फोरस है वो सिंगल डिस्क्रीट यूनिट होती है, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, जो ये दिखाता है कि मॉलिक्यूल इज अंडर स्ट्रेन। तो आपको वाइट फॉस्फोरस के साथ लिखना है सिंगल डिस्क्रीट यूनिट, बॉन्ड एंगल ज़रूर बात करनी है बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री, और मॉलिक्यूल इज अंडर स्ट्रेन। अब मॉलिक्यूल में अगर स्ट्रेन है तो क्या होगा, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगी, वो एक्टिव हो जाएगा या वो रिएक्टिव हो जाएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर ही निकला कि वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस, तो आंसर इज दिस कि वाई वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव। या फिर स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछ रहे हैं तो वाइट फॉस्फोरस का ये आ गया स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अब रेड फॉस्फोरस में क्या होता है, तो जो रेड फॉस्फोरस है उसको हम बोलते हैं वो पॉलीमर की तरह एग्जिस्ट करता है। जो P4 यूनिट्स हैं, P4 यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर and forms polymer। पॉलीमर की तरह होता है, यानी ये जो इस तरह की यूनिट्स बनेंगी ये आपस में ही लिंक होती चली जाएंगी, कई सारी ऐसी यूनिट होंगी P4 आपस में लिंक होती चली जाएंगी और एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेंगी। पॉलीमर होता है, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट, तो बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगी। तो जब बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ रही हैं तो व्हाट विल हैपन, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन के आएगा, और अगर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा तो वो क्या आसानी से ब्रेक होगा, नहीं होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, नहीं होगी, कम होगी उसकी रिएक्टिविटी। तो रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव बिकॉज क्या आ रहा है, इसका एक पॉलीमर स्ट्रक्चर आ रहा है, मेनी यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये 2 सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ गए, और ये मान के चलिए हर साल इसमें का एक क्वेश्चन कुछ बोर्ड में पूछ ही लेते हैं। फिर क्वेश्चन है वाई H2S इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन H2O, ठीक है ना। ये भी कुछ सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। इसमें जो हम बात करते हैं वो बेसिकली हम बात करते हैं बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी की और डिफरेंस इन द साइज ऑफ एटम्स की। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो आसानी से क्या करें, हाइड्रोजन को डोनेट कर दें, उन्हीं को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होते हैं, या एसिड्स क्या होते हैं, जो H+ डोनेट करें। अब अगर H2S को एक स्ट्रॉन्गर एसिड बोल रहे हैं वाटर से, तो इसका मतलब क्या है, H2S में से आसानी से H+ निकल रहा होगा, और वही यहाँ पे भी हो रहा होगा, वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका मतलब उसमें से आसानी से H+ निकल रहा है। तो क्यों निकल रहा होगा, तो हम कैसे बात करेंगे उसकी। अब इसमें हमें क्या बात करनी है, अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं होगी, यहाँ बात होगा डिफरेंस इन द साइज ऑफ एटम। H2S की बात करें और H2O की बात करें, तो जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में 2 ही शेल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सल्फर उसके नीचे आता है और साइज़ बढ़ता जाएगा, इसमें 3 शेल्स आती हैं, तो सल्फर का साइज़ बड़ा है। तो सल्फर का साइज़ बड़ा है तो जो HS बॉन्ड होगी वो HS बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि लार्जर साइज है सल्फर का कंपैरेटिवली किसके, HO बॉन्ड के, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी, जो बॉन्ड है वो वीक होती चली जाएगी, तो दिस बॉन्ड इज़ वीकर, और अगर ये बॉन्ड वीकर है इसके कंपैरेटिवली तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगी, और बॉन्ड टूटेगी तो H+ रिलीज़ होगा, और H+ अगर रिलीज़ हो रहा है तो वो क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल है वो एक अच्छे एसिड में चला जाएगा। तो कंपैरेटिवली HS और HO बॉन्ड के ये बॉन्ड ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से ईजिली H+ आयन रिलीज़ हो रहा है, प्रोटॉन रिलीज़ हो रहा है, इसीलिए H2S एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले कि वाई दिस इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस, तो उसमें यही हो रहा होगा, मान के चलिए कि आपको और समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे लिख दीजिएगा ड्यू टू द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, चाहे बोल दीजिए ड्यू टू द डिफरेंस इन द साइज ऑफ एटम्स द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी इज़ लेस। जहाँ साइज़ बड़ा होगा वहाँ लेस होगी, और जहाँ साइज़ छोटा है वहाँ ये बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और जहाँ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी कम है वो बॉन्ड टूट जाएगी और H+ रिलीज़ हो जाएगा, और वो सब्सटेंस हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था बोर्ड में, और इस साल भी आया है क्वेश्चन, ठीक है।
एक लास्ट कैटेगरी और एग्जाम्पल के लिए ले ली है जहाँ पे कुछ इस तरह के हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं कि एक सब्सटेंस जो है सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरे को बता दिया कि दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी। ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अब आपको इसमें क्या लगाना है, एक सब्सटेंस को उन्होंने बोला वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे कि H2S या फिर HNO3, नहीं HNO3 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, HNO2, या इसको भी हटा देते हैं एग्जाम्पल को, हम सिर्फ H2S की बात करते हैं, कैन एक्ट एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और SO2 से कंपेयर कर रहे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम ये कहें इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अब H2S में अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो सल्फर की कितनी आ रही है? -2, और SO2 में निकालेंगे तो कितनी आएगी? +4। और हमें पता है सल्फर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -2 तो शो करता ही है, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, से 2 तो चाहिए, तो 2 तो वो एक्सेप्ट कर ही सकता है, -2 तो आती है। और इसके बाद जो उसकी लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो उतनी होती है जितनी उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि +6, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो हम इसको ऐसे लिखते हुए चलते हैं कि -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6, और ऐसे जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इधर से इधर आ रहे हैं हम, यानी कि अगर डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होगा? सिर्फ ये इंक्रीज ही पॉसिबल है, क्योंकि -2 यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसकी ये लास्ट, इसके बाद -3 वगैरह इधर नहीं लिखी हुई है, तो ये इधर तो नहीं जा सकता, -3 तो नहीं शो कर सकता। ये क्या कर सकता है? अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को सिर्फ बढ़ा सकता है, अपनी ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, तो ये +1 +2 करके मैक्सिमम +6 तक जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो बिहेव करेगा, लेकिन क्या रिडक्शन पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि -2 के बाद इसकी और कोई यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन SO2 के साथ क्या है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो +4 आ रही है तो वो यहाँ पर है। अब ये +4 से इधर भी जा सकता है, डिक्रीज भी करा सकता है, इंक्रीज भी करा सकता है। तो जब डिक्रीज और इंक्रीज दोनों होगा तो वो सब्सटेंस क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेगा। यही क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि HNO3 जो है वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? जिसका सिर्फ रिडक्शन हो, और रिडक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे ये देखिए, रिडक्शन का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है? डिक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। लेकिन HNO2 जो है वो दोनों तरह बिहेव करेगा, OA की तरह भी और RA की तरह भी। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। जब हम HNO3 में बात करते हैं तो +5 की आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और ये हाईएस्ट है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे ऊपर इस मेंबर की नहीं जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +5 है, ठीक है। तो सिर्फ रिडक्शन ही पॉसिबल है कि यहाँ +5 से घट सकती है, इंक्रीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम HNO2 की बात करें तो HNO2 में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आएगी? नाइट्रोजन की +3, तो +3 ये है, इंक्रीज भी पॉसिबल है, डिक्रीज भी पॉसिबल है। तो अगर इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट भी आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यही देख के सॉल्व करने हैं। और एक लास्ट है कि बिस्मथ इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? जिनका रिडक्शन हो, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे, ठीक है, इन द पेंटावेलेंट स्टेट एक्सप्लेन। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो बिस्मथ में बेसिकली हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करते हैं। बिस्मथ भी कहाँ आता है? ग्रुप 15 में ही आता है, नाइट्रोजन फैमिली में ही बिस्मथ मेंबर है। तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है लोअर मेंबर्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो जो बिस्मथ है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है उसकी क्या होगी? लेस स्टेबल होगी, +3 +5 होती है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? वो कम स्टेबल होती चली जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा? आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और रिड्यूस हो जाएगा अपनी ट्राइवेलेंट स्टेट में, क्योंकि इसको जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है वो +3 की है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और +5 से क्या होगा? +3 में आ जाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा। रिडक्शन पॉसिबल है इसमें, और बहुत अच्छे से ये रिडक्शन करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। लेकिन इसमें जो रीज़न आएगा वो आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन रीज़न वही है कि ये इलेक्ट्रॉन को सिर्फ क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, डोनेट नहीं करेगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस जिसमें आप देखेंगे कि मोर और लेस एक ही चीज़ का घुमा के बात करिए, लेकिन क्वेश्चन 2-3 तरह से बन गए। अब दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं उसी का ही है। और क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 5 मार्क्स का आया था, और इसमें देखिए
रीजनिंग के 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला है हीलियम डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स लाइक जेनॉन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका आंसर जो आपको लिखना है वो ये नहीं लिखना, देखिए दोनों इनर्ट गैसेज हैं लेकिन जेनॉन कंपाउंड्स बना रहा है, हीलियम नहीं बना रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा कि हीलियम की जो आईपी होती है वो बहुत, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो आईपी होती है वो किस एलिमेंट की है, वो हीलियम ही है। तो हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन जेनॉन का साइज़ बड़ा होने की वजह से जो इसकी आईपी है वो काफ़ी घट जाती है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि हम जो है ड्रास्टिक कंडीशन में, यानी कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से जेनॉन के कंपाउंड्स बना लें। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड क्या डालना है, आईपी। द आईपी ऑफ हीलियम इज हायर देन जेनॉन, ठीक है। या साइज ऑफ हीलियम इज स्मॉलर देयरफॉर आईपी इज हायर, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। फिर HClO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HOCl। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ठीक है, होता क्या है, जैसे जैसे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है। तो HClO4 में Cl की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन जब हम HOCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, ये आएगी आपकी +1, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर एसिड। उसका रीज़न यही होता है कि जितने ज़्यादा ऑक्सीजन आटम बढ़ते जाते हैं उतनी ज़्यादा जो OH बॉन्ड है ना, जहाँ से H+ रिलीज होना है, वो OH बॉन्ड वीकर होती चली जाती है। तो एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस, जो OH बॉन्ड होगी वो OH बॉन्ड बिकम वीकर, और या ये कहें कि ज़्यादा पोलर होती चली जाती है और वीक हो जाती है और टूट जाती है। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ एक ही है, ठीक है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन एटम की वजह से यहाँ OH बॉन्ड वीकर होगी और OH आसानी से टूट जाएगी वो बॉन्ड, और वो H+ को रिलीज करेगा, इसलिए स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। या दूसरा आप इन टर्म में लिख सकते हैं कि इन HClO4 Cl इज शोइंग इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 and comparatively to HOCl where Cl is showing +1, and as the oxidation number increases the acidic character also increases। फिर ये अभी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सल्फर पॉलीएटॉमिक सॉलिड बनाता है लेकिन ऑक्सीजन डायटॉमिक गैस बना रहा है, क्यों। फिर इसी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन लगाए थे जहाँ H2SO4 की प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी। बाकी रीजनिंग की जो हम बात कर रहे हैं वो रीजनिंग का इसी में ही और करके भी उन्होंने यहाँ पे 5 मार्क्स में क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 2 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे रीजनिंग के हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F- आयन इज़ मोर देन Cl- आयन। ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जितना ज़्यादा छोटा होगा एनायन, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होता है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हो सकते हैं, और जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। तो स्मॉलर द साइज हायर विल बी द हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर SO2 इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट वाइल TO2 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ग्रुप 16 ऑक्साइड्स, अभी ये भी आंसर डिस्कस हो गया। फिर बाकी स्ट्रक्चर दिया है इन्होंने ज़ेनॉन फ्लोराइड का जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, और रिएक्शन, 1 नंबर में रिएक्शन आई है कि राइट द रिएक्शन ऑफ F2 विद वाटर एंड वाई डज I2 नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये सारी रिएक्शंस में बातें हो चुकी हैं। और ये क्वेश्चन पेपर भी इसी साल का है और दूसरा सेट है, तो सेट चेंज होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं बेटा। यहाँ पे भी देखिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें अभी हमने डिस्कस किया था, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2T। तो रीज़न आपको पता है, ये T का साइज़ बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड वीकर होगी, टूट जाएगी और आसानी से यहाँ से H+ या प्रोटॉन निकल जाएगा। फिर F2 इज़ मोर रिएक्टिव देन ClF3 वाइल दिस इज़, ये सबसे पहले ही क्लास में डिस्कस हुआ था। और फिर इसी के साथ 5 मार्क का क्वेश्चन है पूरे P ब्लॉक से। इसी के साथ देखिए 2 यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, जेनॉन, अब ये जेनॉन का फ्लोराइड या जेनॉन का ऑक्सीफ्लोराइड, 1 नंबर का ये क्वेश्चन तो 100% बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है। तो ये है, और इसी के साथ यहाँ पे अगेन 5 मार्क्स में चॉइस में भी वही P ब्लॉक के क्वेश्चंस दे रखे हैं चॉइस में, और गिव 1 एग्जाम्पल टू शो द अनॉमलस बिहेवियर, और बाकी रिएक्शन है। और ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि वाई H2S इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट दैन H2O, तो वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो इस तरह का एक क्वेश्चन कि वाई दिस इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, वाई दिस बिहेव्स एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेयर एज अनदर बिहेव्स बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं लैंग्वेज चेंज करके आ ही जाते हैं, लेकिन निकलेगी उसमें वही चीज़ कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखना है कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऐसी है जो घट बढ़ सकती है, अगर घट भी रही हो बढ़ भी रही हो तो वो दोनों की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रिड्यूसिंग एजेंट भी। लेकिन अगर लिमिट पे आ रही है, यानी लास्ट है या फिर दोनों तरफ से लास्ट, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, बढ़ नहीं सकती या फिर घट नहीं सकती फर्दर, तो फिर वो एक ही तरह से बिहेव करेगा, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, बाकी क्वेश्चंस आप पढ़िएगा। और फिर वही वाली चीज़ होती है कि कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मैसेज करके पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।